मित्रों, पीछे हमने काफी वैदिक संस्कृति से भी ज्ञान प्राप्त किया है संक्षेप में, और आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान और जो कंप्यूटर साइंस है उसके द्वारा भी दोनों में तारतम्य स्थापित करने की कोशिश की है। तो आज अपन कई बड़ी जो समस्याएं हैं दैनिक जीवन की, हर व्यक्ति की मतलब अंत में जानने की इच्छा होती है कि भाई ये सांसारिक यात्रा पूर्ण करने के बाद में मेरा क्या होगा, आगे मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कोई पुनर्जन्म लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, और लेना पुनर्जन्म अगर होगा तो किस रूप में होगा, तो क्या हम उसको नियंत्रित भी कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुरूप, अपन प्रयत्न करके, मतलब पुनर्जन्म या जन्म मरण का जो चक्र है, जैसे अपने शास्त्रों में 84 योनियां बताई गई है कि उसके बाद में मनुष्य योनि की पुनरावृत्ति होती है। तो उस चक्र चक्र से अपन छुटकारा भी पा सकते हैं या नहीं पा सकते, और अगर छुटकारा नहीं मिलता है तो अपनी आगे वाली योनि का जो स्वरूप है वो क्या होगा, क्या वो हमारे नियंत्रण में है। तो इन सब चीजों पर अपन चर्चा करेंगे। ये मतलब टोटल अध्यात्म का अंतिम निष्कर्ष है। अब क्योंकि पीछे अपन ने काफी कुछ जान लिया है, तो एक ये अंतिम जो लक्ष्य है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है और वो लक्ष्य किस प्रकार का है उसकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो साथ में क्या है कि आपको जैसे जैसे बीच में जरूरत पड़ेगी तो आपको खुद को अनुभव होगा कि अभी हमें थोड़ा सा क्या है कि ज्ञान, धार्मिक ग्रंथों का भी थोड़ा सा अधिक ज्ञान लेना है, या जो आधुनिक विज्ञान है उससे तुलना करके आधुनिक विज्ञान का भी थोड़ा सा अध्ययन एक बार पुनः वो करना है, अच्छी तरह से उस पर मनन करना है ताकि सही ढंग से तारतम्य स्थापित हो। तो जितना तारतम्य स्थापित होगा ना, उतनी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट, और फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस प्रकार से इन चीजों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो एक डायरेक्शन मिलेगी, उस डायरेक्शन में फिर अपन प्रयत्न करते हैं उन चीजों को साधने का। तो इन सभी चीजों का अपन अध्ययन करेंगे। तो पीछे अपन ने जीव, निर्जीव इत्यादि सब पढ़ लिए अपन ने, और सब में अपने ये भी देखा है कि भाई ये एक रूपता है ना। अब वो समझने का फेर है कि हम किस दृष्टि से उनको निर्जीव मान लेते हैं, किस दृष्टि से उनको हम सजीव मान लेते हैं, और वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर क्या इस प्रकार से इनमें कोई विभेद अपन कर सकते हैं इत्यादि काफी अपन ने चर्चा की है। 31वां एपिसोड है ये। तो जिसको भी अगर अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो पीछे के जो एपिसोड्स हैं उनके जो टाइटल दिए हुए हैं उनके आधार पर आप चयन कर लो, उनको आप सुनो, और जरूरत पड़े तो पीछे के एक दो और टॉपिक आप सुन लो। इतना तो ज्यादा है ही नहीं, आप यही मान लो कि आधे घंटे के लगभग एक एपिसोड होता है। तो ये 31वां चैप्टर है, यानी एक बुक के बराबर ही अभी अपन ने व्याख्यान कर पाए हैं। तो अभी तक वेदों से, क्योंकि वेदों का ही ज्ञान है वही थोड़ी सी एक दार्शनिक रूप में उपनिषदों में परिलक्षित होता है, और वही जो अन्य पुराण है उनमें परिलक्षित होता है, और उपनिषदों का ही वेदांत एक भाग है, और उसमें आपका ये योग वगैरह, क्या नाम, सब चीजें आ जाएंगी, गीता का ज्ञान वगैरह। तो वहीं से जो उस परब्रह्म को, उस सर्वशक्तिमान सत्ता को जिस प्रकार से व्याख्या की गई है, वो भी अंत में ना एक ही निष्कर्ष निकलता है उससे। जैसे उदाहरण के लिए अपन बोले कि जो सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में जो मंत्र मैंने आपको बताया था, ओम प्रज्ञानाम ब्रह्म, यानी ये जो चेतना है ना, यही ब्रह्म है। जो आप में चेतना दिखाई देती है, जिसको आप जीव बोल सकते हो, आत्मा बोल सकते हो, है ना। तो वही आत्मा ही है ना, वही चेतना है, वही परमात्मा है। और फिर आगे उसी प्रकार से फिर परमात्मा की जो असीमित शक्तियां होती है उसके हिसाब से वो कण कण में भी व्याप्त है, और वो संपूर्ण ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। तो जो अपन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवों निर्जीवों की व्याख्या करने की कोशिश की थी ना, तो अपने धार्मिक ग्रंथ वेद पुराण ये मानते हैं कि कण कण में चेतना व्याप्त है, और उस चेतना में ही संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। तो वो चेतना ही एक निष्कर्ष निकलता है, यानी एक सत्ता है, वो सत्ता ही परब्रह्म है। अच्छा, दूसरा आ जाओ
तो यजुर्वेद में ओम अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं खुद जो हूं ना वही ब्रह्म हूं मैं। जैसे कृष्ण भगवान ने भी गीता में इसी का ही उपयोग किया है। और वादरण के जो उपनिषद है उसमें भी उसी में आया, फिर गीता बाद में तो उसमें भी है। तो उसमें भी जो है ना परम सत्ता, कि मैं ही हूं पर ब्रह्म। अब उसमें मैं का मतलब क्या है, दोनों है इसमें, मेरी चेतना भी है और मेरा जो बाह्य शरीर है ना वो है। तो कृष्ण भगवान ने सबसे ज्यादा स्पष्ट किया है इसको। तो बाह्य शरीर ये पूरा ब्रह्मांड है, और उसमें एक चेतना है, सत्ता है। तो मैं ही हूं जो कुछ हूं। और उसमें भी फिर अपन ने साइंस में जाके देखा था कि अंत में जो ये अपने को ठोस रूप में जो पिंड वगैरह दिखाई देते हैं, जैसे हमारा बाह्य शरीर वगैरह, ये भी क्या है कि अंत में निर्गुण है, ये भी अमूर्त है। ये भी कुछ परिस्थितियों में कुछ समय के लिए हमें ये मूर्त नजर आते हैं। जैसे अभी जैसे मेरा शरीर है, तो इसकी 100 साल आयु पूर्ण होने के बाद में मैं आपको नहीं दिखाई दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा अस्तित्व नष्ट हो गया। जो मेरी शाश्वत सत्ता है वो तो यहीं पर ही है, वो कहीं नहीं गई, इस ब्रह्मांड में ही है वो। तो वो भी उसी चीज को बताता है। और तीसरा जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो सामवेद में है कि ओम तत्वमसि। तो जैसे मान लो कि किसी ने प्रश्न पूछा होगा ऋषि महोदय से कि जी ये परब्रह्म है या ब्रह्मांड है या ईश्वर है, ये क्या है ये? हाँ, क्या वो तुम ही हो? कृष्ण भगवान ने कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं, खुद के लिए बोल दिया। और उसने पूछने वाले के लिए बोल दिया कि ईश्वर का है, तू कहां भटक रहा है, तू ही है ईश्वर, पहचान अपने आप को, तो तुम्हें पता लग जाएगा। और चौथा जो है अपना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जो श्लोक है वो है ओम अयम आत्म ब्रह्म। तो वो भी वही बोलते हैं कि जो मेरी आत्मा है ना वही ब्रह्म है। तो अंत में सभी वेदों का निष्कर्ष यही निकलता है कि एक है ना अमूर्त सत्ता है, जो कि ईश्वर है या ब्रह्मा, क्या नाम, पर ब्रह्म है या भगवान है या जो भी आप मान लो। तो सबका सार है ना, आप यही मान लो, वेदों का सार यही है कि एक ऐसी सत्ता है ना, जो संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। और उसी का ही कुछ समय के लिए जो विशेष रूप उसका बनता है ना, वो अपने को मूर्त चीजों में दिखाई देता है, जैसे वनस्पति है, पृथ्वी है, ग्रह, नक्षत्र, तारे इत्यादि। अंत में सत्ता वो एक ही है। और जो मूर्त रूप हमें दिखाई देता है ना, उसका काल निर्धारण है। वो उत्पन्न भी होते हैं, वो मर भी जाते हैं, और उसके बाद में उस वो परम सत्ता में ही है वो। तो कुल मिला के वेदों से ना इस प्रकार का सार निकला है। अब अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसका अपन ने पूरा अध्ययन कर लिया, मोटे मोटे, कोई ज्यादा इतने खतरनाक नियम नहीं है उसमें कोई, ठीक है ना, कि बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट कोई है, ये 10वीं 12वीं तक की चीजें हैं, उसमें सारे नियम अपन पढ़ लेते हैं। बस फर्क ये है कि उन नियमों पर हमें बाद में मनन करना है कि वो नियम है ना कितने विस्तृत है, कितना व्यापक उनका रूप है। और उससे जो ज्ञान निकलता है उन नियमों से, वो वेदों में वर्णित ज्ञान है ना, जो टोटल अपने सनातन के जो धर्म ग्रंथ है उनसे कितना तादात्म्य, यानी एक रूपता उनमें स्थापित होती है। तो इसमें जैसे जैसे आप मनन करेंगे ना, इनमें आपको और ज्यादा एक रूपता, और ज्यादा एक रूपता, और ज्यादा एक रूपता आपको प्राप्त हो जाएगी। ये बाद में आपके मनन पर निर्भर करता है, कितना आप टाइम लगाते हो और कितना तीव्र गति से आप उन चीजों का विश्लेषण कर पाते हो। तो इस प्रकार से चीजें आपको स्पष्ट होती जाएंगी, और जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएंगी चीजें, उतनी ही क्या है कि दैनिक जीवन की बाकी जो आध्यात्मिक जीवन की उलझने जो है ना, समस्याएं, वो उतनी आपके सामने हल होती जाएंगी। और आपका चित्त अब धीरे धीरे अपने आप ही प्रसन्न होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको हकीकत पता लगनी शुरू हो जाती है कि यार ये तो फालतू के झंझट है, दिन में ऐसे ही अपन पड़े हुए हैं थोड़े समय के लिए। कोई कष्ट आ गया तो ये भी आपको पता लग जाएगा थोड़े समय के लिए। और जब कोई खुशी आ गई तो उसका भी आपको अनुभव हो जाएगा कि ये भी स्थायी नहीं है, ये भी थोड़े समय के लिए। तो एक स्थिरता मनुष्य के व्यवहार में आनी शुरू हो जाती है, तो स्थिर चित्त होना शुरू हो जाता है वो।
तो ये चीजें हैं। तो अब इतना ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, अब इसी का अपन उपयोग करेंगे जो सबसे बड़ी मानव योनि, या मानव योनि मानो, विवेक बुद्धि तो मानव योनि में है, बाकी तो और जीव है बेचारे अपना वो आगे वो खा लिया पी लिया और बच्चे उत्पन्न कर लिए और मर गए, है ना। वो एक योनि पूर्ण करने के लिए आते हैं वहां पर। मैं कौन हूं ये पहचानने की उनमें ये विवेक बुद्धि नहीं है, ताकि वो अपने आत्म उत्थान की तरफ नहीं बढ़ सकते वो, ठीक है ना। आत्मा तो उनमें भी है, लेकिन उस स्थिति में वो आत्मा क्या है कि आत्मवृद्धि की तरफ, यानी इस परमात्मा में विलीन करने की उसमें वो नहीं है क्षमता। तो इसके लिए ना सबसे पहली तो चीज तो यही है कि अब बहुत से लोगों तो कोई विश्वास करता ही नहीं, कोई कहता ना ना यार कुछ नहीं है, खा लिया पी लिया और मर गए तो मिट्टी में मिल गए, पैदा हो गए तो माँ बाप के द्वारा उत्पन्न हो गए और बस खेल खत्म है। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना देता है और वो घड़ा बाद में अंत में मिट्टी में मिल जाता है, वो अपने आप को एक वो घड़े के समान ही मानते हैं। तो मैं आपको तथ्य दूंगा, है ना, तो आपके मतलब दैनिक जीवन में आप उसका भरपूर उपयोग करते हो। और जो चीजें आपके सामने इतनी स्पष्ट हैं और वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो कैसे कार्य करती हैं, अगर वही चीज आपको समझ में नहीं आ रही है ना, या आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, या उसमें कभी आपने मनन ही नहीं किया है, तो फिर ये अध्यात्म और ईश्वर ईश्वर तो बहुत दूर की चीज है, वहां तो आप पहुंच ही नहीं सकते। तो केवल आप वेदों को और शास्त्रों को कंठस्थ कर लेते हैं और कर लेते हैं ना, तो वो फिर वो क्या है कि काल्पनिक कहानियों की तरह है ना, वो उनको भी कभी भी चीजें स्पष्ट नहीं होती है, ठीक है ना। तो अभी मैं ना आपको पहले तो जो साइंस के द्वारा जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वहां तक की नॉलेज आपको बता दूं। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है कि अंत में वैज्ञानिकों ने यह मानना है कि जो फोर्स फील्ड है ना, जैसे वो सबसे आसान मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक चुंबक और कील के बीच में आप अनुभव करते हैं यार एक बल लग रहा है, लेकिन उस बल की आपको समझ नहीं है वो बल है किस प्रकार का वो, है ना। लेकिन आप उस बल को नकार नहीं सकते, आपको दिखाई नहीं देता और नहीं देता, है ना, स्पर्श नहीं कर सकते आपको, यानी आपकी जो ज्ञानेंद्रिय है उसके द्वारा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस बल की मात्रा आप हाथ से भी अंदाजा लगा सकते हो यार कि स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली चुंबक है तो आपको यार उसमें बल ज्यादा लग रहा है, कम है तो कमजोर हो तो इसमें वो बल कम लग रहा है, दूरी पर जाएंगे तो बल घटता जाता है, इस प्रकार से। फिर उसकी आप गणनाएं कर सकते हो, सारी उसकी मात्राएं माप सकते हो, सबके फॉर्मूले। तो बिल्कुल आपके प्रमाण है, वो डाटा है सब चीजों के, और उन पर ही आधारित ये सारी सारी मशीनें अपन यूज करते हैं, तो उसको तो अपन नकार ही नहीं सकते कि ऐसा नहीं हो सकता, है ना। वेदों की कथाओं को और ज्ञान को तो अपन नकार सकते हैं यार, किसने वो देखा है यार वो, अब तो कोई है नहीं ऋषि जो आके कह दीजिए मैं आपको ये दिखा दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तो ये ना एक जो क्या नाम जिज्ञासु मानव प्रवृत्ति है, उसके लिए ये ज्ञान योग सबसे उत्तम है। इसमें आपको प्रमाण मिलते जाएंगे, आपका ना दिमाग का क्लेश मिटता जाएगा, अगर आप आगे आगे और आगे बढ़ते जाएंगे उतनी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। और क्या नाम, चलो पहले मैं आपको मेरा निष्कर्ष बता देता हूं कि ये परब्रह्म क्या है। ये परब्रह्म एक फोर्स फील्ड है ना, उसका अभी कोई नामांकन नहीं हुआ है, अलग अलग वैज्ञानिक है ना, पहले उसको चार प्रकार से मानना था, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो फोर्स है वो है, न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उनसे भी उनकी पार नहीं पड़ी, तो वो और खोजते खोजते और डीप और डीप और डीप जाते गए, तो अब उन्होंने लेटेस्ट दी है जो वो स्ट्रिंग थ्योरी है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग मानी रस्सियां, पतली पतली धागे, कि जो जो परम जो फोर्स है ना, जो फोर्स फील्ड है वो बहुत ही सूक्ष्म धागों के समान है, और उनकी खुद की अपनी निश्चित आवृत्तियां होती हैं, थोड़ा वैज्ञानिक भाषा में बोल रहा हूं मैं, और वो हमेशा कंपन करते रहते हैं, और उनके जो कंपन के रूप है ना उसे वेव पैकेट बनता है, और वही वेव पैकेट जो अमूर्त है वो हमें मटेरियल पार्टिकल्स के रूप में प्रभाव डालते हैं। तो उन्होंने वैज्ञानिकों ने यह बताया जो फोर्स फील्ड है ना, वो फोर्स फील्ड में जो वेव उत्पन्न हुई है उस वेव का जो एक छोटा टुकड़ा है जिसको अपन वेव पैकेट बोलते हैं, जिसको अपन क्वांटम बोलते हैं, वही हमें मूर्त रूप में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मीजोन फिजोन गॉड पार्टिकल वगैरह वो वही हमें मूर्त रूप में दिखाई देते हैं।
यानी उस अमूर्त से ही मूर्त चीजें बनी है। और उनसे ही फिर क्या है कि बाकी के कण बने आपके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, फिर उन्हीं से ही नाभिक बनाया, और उन्हीं से ही क्या नाम परमाणु बनाया, और उन्हीं से ही फिर अणु बनाया, और अणु से ही आपकी कोशिका बनी है, जैविक कोशिका। और उसी से आपका सिर्फ जीवों के शरीर बने, और उन्हीं से ही सब निर्जीवों के, जिसको अपन दैनिक भाषा में बोलते हैं पत्थर वत्थर, मेज कुर्सी लकड़ी, ये मोबाइल इत्यादि, है ना, ये उन्हीं से बने हैं। तो मूल तत्व एक ही है। तो आप वैज्ञानिक भाषा में इसको अपन समझना चाहें ना सरल, तो ये क्या है कि एक फोर्स फील्ड है, और बाकी के जितने भी फोर्स फील्ड है ना, वो उसी के ही प्रतिरूपण है, उसी से ही बने हैं वो। यानी मूल में सब वो एक ही है। और बाकी के जो फोर्स फील्ड है उनका तो अपने दैनिक जीवन में रात दिन उपयोग करते हैं यार। लेजर चलती है ना, और क्या नाम है आपके, जो मोबाइल चल रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सारा नियंत्रित कर रखा है ना टोटल। और वो कितना शक्तिशाली है, कितनी पावर है इसमें, फोर्स फील्ड है तो उसमें एनर्जी है। एनर्जी है तो आप उससे ना कोई भी किसी भी रूप में आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जी अमूर्त चीज से मूर्त चीज कैसे बनती है, जी हमें तो थोड़ा समझ में नहीं आई। जैसे उदाहरण के लिए कि मैंने एक टेक्स्ट यहां पर टाइप किया, यानी मैंने कुछ चीज लिखी, है ना, जैसे मैंने राधे राधे लिख दिया व्हाट्सएप पर, और मैंने एक पर्टिकुलर नंबर जो मेरे मोबाइल में फीड है ना, जैसे मान लीजिए मेरी पत्नी को ही मैंने सुबह उठते उठते गुड मॉर्निंग की जगह राधे राधे भेजा मैंने। तो राधे राधे क्योंकि मेरे को आंखों से दिखाई दे रहा है, मैं टाइप कर वो तो दृष्टि से दिखाई दे, तो वो क्या है, मूर्त है, वो मूर्त है वो। और जैसे ही मैंने उसको व्हाट्सएप पर, आप जानते हो ना वो राइट साइड में ग्रीन सी वो आती है टिक, उसको दबाते ही खट से वो मैसेज है मेरे मोबाइल से निकल गया। वो जब वो मेरे मोबाइल से जो चीज निकली है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एक पर्टिकुलर वो स्पेक्ट्रम का भाग है, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी, वो अमूर्त है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में है वो। अब वो जो मैसेज है वो कहाँ गया, सीधा मोबाइल में नहीं गया, आपको पता होना चाहिए। वो जो व्हाट्सएप का जो मेन सर्वर है वहां पर गया, वहां पर वो उस मैसेज का विश्लेषण करते हैं कि ये मैसेज है ना किस, मतलब पर्टिकुलर आइडेंटिटी यानी मोबाइल नंबर से आया है, और इस मैसेज में किसको भेजने के लिए इसमें जो इनबिल्ट जो मैसेज आया है कि किस मोबाइल नंबर में जाना है, वहां से उसका जो प्रोसेसर है ना, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, वो फिर उस मोबाइल नंबर को ढूंढेगा। वो फिर वो क्या है कि वो मोबाइल नंबर एक्टिवेट है या नहीं है, उसको एक्सपायर कर दिया गया कंपनी के द्वारा या खुद ने उसने उसका यूज बंद कर दिया, ये रिचार्ज है, यानी वो सारी डाटा उसके पास में है। तो अगर अन्यथा स्थिति होगी तो वो बोल देगा, है ना, जो मैसेज आ जाएगा आपका, ये आपके टिक के द्वारा पता लग जाएगा, ये आपने तो भेज दिया ना, आगे नहीं जाएगा, ये एक ही टिक आएगी। वो सारा वहां से नियंत्रित होता है, और सारा सिस्टम बिल्कुल ठीक है। तो वो मैसेज फिर है ना, वो मेरी पत्नी के मोबाइल में आ जाएगा। अब वो जिस जगह पर मोबाइल के स्टोरेज में वो फीड हो गया, है ना, और या वो वहां पर ही फीड है, कहां पर, अगर मान लो कि मेरी पत्नी ने बैटरी निकाल रखी है मोबाइल की, तो वहां से तो उसने सिग्नल भेज दिया सर्वर ने, तो है ना। अब वो और सर्वर को पता है कि अभी उन्होंने बैटरी एक्टिवेट नहीं है मोबाइल फोन, वो भेजेगा ही नहीं, वहां पर उसके पास स्टोर पड़ा है वो। और जैसे ही यहाँ से मैडम ने अपने मोबाइल में बैटरी डाली है और उसको स्विच ऑन किया है, स्विच ऑन करते ही पहला मैसेज उस सर्वर के पास गया, हाँ जी मैं जिंदा हो गया हूं मैं। और उसी क्षण ऑटोमेटिक ही वो मैसेज उनके मोबाइल में पहुंच गया। तो मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, ये सब प्रक्रियाएं चलती चलती अंत में मेरी मैडम वो मैसेज पढ़ लेती है, तो वो उसके सामने फिर मूर्त रूप में वो। अब वो मूर्त रूप में आ गया, अब कहे जी चलो मूर्त रूप टेक्स्ट तो समझा दिया, अब हमारी समझ में आ गया। तो ये मूर्त रूप में फिर आके ये आगे और क्या काम करता है ना। तो आप उसको जोड़ दो, प्रिंटर से जोड़ दो, कंप्यूटर से जोड़ दो, है ना, प्रिंट ले लो उसका कागज पर ठक से, सफेद व्हाइट पेज पे आ जाएगा मैसेज किस फोन नंबर से आया था और किस में गया, मैसेज का कंटेंट क्या है ना। बीच में जो उसकी भाषा है वो एनक्रिप्टेड रखते हैं ताकि हर कोई उसको पढ़ नहीं सके। और उसमें भी आपको ना मूल में जाएंगे तो संस्कृत लैंग्वेज की ग्रामर ही मिलेगी उसमें आपको। तो वो आ गया, वो आपका मूर्त रूप में हो गया। फिर आप कहोगे जी ये तो चलो जी एक मूर्त रूप में दो चार अक्षर लिख दिए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आप फोटो भेजो मोबाइल में, तो एक द्विविमीय आपको आकृति मिल गई जी कागज पर, है ना। प्रिंट निकलवा लो उसका पहले मोबाइल में, जैसे मैंने अपने पोते की फोटो भेजी है, तो मैडम को तो मोबाइल में दिखाई देगी।
अब मैडम बोले कि मेरे को सबूत के रूप में रखना है इसको, मैं मेरी और सहेलियों को दिखाऊंगी, तो प्रिंटर से जोड़ देगी, वो फोटो वैसे की वैसी उसके प्रिंटर में आ जाएगी। फिर कहोगे जी ये तो अभी तो क्या है कि ये क्या नाम कागज पर आने जाने वाली चीजें ही हुई जी, है ना। तो अब बात कर रहे हो पुनर्जन्म की, तो पुनर्जन्म तो हम तो क्या साक्षात्कार साक्षात शरीर के रूप में उत्पन्न होंगे, जिंदा भी होंगे, और पता नहीं कुत्ते की योनि में तो कुत्ते जैसा व्यवहार करेंगे, मानव की योनि में मानव जैसा व्यवहार करेंगे, अमीबा की योनि में तो अमीबा। तो ये तो बात अभी भी हमारी समझ नहीं आई, ठीक है ना। तो अब वो मैसेज है, उस मैसेज का कंटेंट तो उसमें केवल हेलो ही था या फोटो थी, ठीक है ना। अब अगर मैंने मैसेज क्या किया है कि मैंने एक मूर्ति है, मान लो कि मेरे पास कृष्ण भगवान की मूर्ति है, तो मेरे पास 3D स्कैनर वाला कैमरा है, तो मैंने उसकी 3D इमेज स्कैन कर ली, किसकी, मूर्ति की, ठीक है ना। ये सब सिस्टम है। अब आपका ना दिमाग अब थोड़ा सेट होएगा। 3D इमेज मैंने उसकी स्कैन कर ली, अच्छा 3D इमेज स्कैन कर ली, प्रोसेस हो गई पूरी, डाटा डिजिटल फॉर्म में आ गई वो उस कैमरे में। कैमरे को मैंने डायरेक्ट मेरे मोबाइल से कनेक्ट कर दिया, या वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, या ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया, उसका लिंक हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि तार ही जुड़े सब जगह यार, लिंक जुड़ गया, है ना। तो वो जो इन्फॉर्मेशन कैमरे वाली है वो मेरे मोबाइल में आ गई। अब मेरा मोबाइल का प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर देगा, फिर उसी प्रकार से भेज दो आप। जैसे मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति है बिल्कुल रंगीन एकदम हूबहू 3 डायमेंशनल, तो मेरी मैडम के पास अगर 3 डायमेंशन वाला मोबाइल है, तो मेरी मैडम को हूबहू 3 डायमेंशन में वो चीज आपको दिखाई दे जाएगी। अब कहोगे जी ये तो अभी तो दिखाई देने वाली है, मूर्त रूप में तो हमें हाथ में तो चीजें बाहर महसूस, और उस प्रकार का तो महसूस नहीं हुआ, है ना। तो सिंपल प्रिंटर की जगह वहां वो जो क्या नाम 3D क्या बोलते हैं उसको, वो नाम अभी एकदम से दिमाग में आएगा तो बताऊंगा आपको। तो 3D प्रिंटर है जो ये मशीनों के पुर्जे बनाते हैं, बिल्डिंगों में हूबहू मूर्तियों के वैसे मॉडल बना देते हैं, और आएगा वो है इस प्रकार का। कुल मिला के बात यही है, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल वो प्रोसेस कर देगा आपको। आपको उसका प्रतिरूपण मार्बल में लेना है या लोहे में लेना है ना, वो मटेरियल है, वो जिस प्रकार का भी मटेरियल आप उसमें रखेंगे ना, उसी प्रकार से वो टक 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 करके वो पूरी डिजाइन बना देगा मूर्ति की, है ना। ये लो जी हार्ड रूप में मूर्ति हाथ में लिए घूमो, लोगों को दिखाते रहो। अब मेरी वाइफ मान लो अमेरिका में है, तो यहाँ वाली मूर्ति का बिल्कुल हूबहू प्रतिरूप मैंने वहां पर भेज दिया। 2 मूर्तियां हो गई वो, एक यहाँ पर मेरे पास है मेरे देखने के लिए, एक मेरी पत्नी के पास है वहां पर देखने के लिए, ठीक है ना। अब कहोगे जी ये तो अभी तो ये निर्जीव ही है जी, थोड़ा सा हिसाब किताब थोड़ा जमा नहीं, कुछ हाथ पैर हिलने चाहिए मूर्ति के, मूर्ति बोलनी चाहिए, और है चलो जी, ठीक है ना। वही प्रोसेस चलेगा आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इसमें हाई लेवल की आएगी, अब वहां पर एक रोबोट बनेगा वहां पर, ठीक है ना, बिल्कुल रोबोट। छोटा, एक सबसे छोटा मान लो आप, जैसे एक खिसकने वाला वो जो कुत्ते टाइप का होता है उस प्रकार का मान लो, या मानव रूप में मान लो, सब आपने देखे। वो 3D टेक्नोलॉजी जो इमेज क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं, सही नाम आएगा तभी बताऊंगा उसका, मैं टेक्निकल नहीं हूं उसका। वो जो पूरा जो सिस्टम उनके पास लगा हुआ है ना, वो हुब हुब वैसा का वैसा रिबोट बना देगा। अब उस रोबोट में मेमोरी डालो, यहां से मेमोरी डालो, आप ही डालेंगे मैसेज के द्वारा, है ना। कि जी इसमें ऐसा वो कर दो कि ये इसको अपन बोले चलो तो ये चलेगा, रुको तो ये रुकेगा, है ना। वो सुंडा उंडा, और ये फोटो ले तो उसकी जो आंखों में कैमरे लगे वो फोटो भी लेंगे, सब चीज करेगा वो एक, जैसे रोबोट करता है। रोबोट में और आदमी में क्या फर्क है, रोबोट का जो दिमाग है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सीमित तक सीमा तक वो कंट्रोल रहता है, यानी अब खुद कोई निर्णय नहीं लेगा वो, अपनी मर्जी से नहीं चल पड़ेगा ऐसे ही। आपके आदेशों की हूब हूब पालना करेगा, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं है। कि अब तो रोबोट वो जो क्या नाम है, लड़ाई में युद्ध के मैदान में काम आने वाले जो रोबोट है, उनमें तो गन वगैरह, लेजर गन वगैरह, पिस्टल वगैरह सारी फिट रखे, बम वगैरह सब है वो। तो अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिस्ट्रिक्शन करके ना उसको इस प्रकार से रखा गया है कि वो खुद अपने डाटा खुद ही प्रोसेस करना ना शुरू कर दे वो अपनी मर्जी से। तो फिर उसका आदेश की जरूरत नहीं है, बैटरी उसमें यार, पावर उसमें यार, वो तो अपने सोचेगा यार ये कौन है, ठोक दो इसको गोली, तो बिना मैसेज के ना बिना कमांड के वो गोली ठोक देगा। लेकिन अभी उस स्तर को प्रतिबंधित कर रखा है, तो उसमें अभी विवेक वो ब्रेन नहीं है जो आर्टिफिशियल जो उसमें दिया गया है, वो आपके केवल कमांड फॉलो करेगा। तो आप यहीं से उसको चलाओ,
हाँ कि चल भाई रोबोट उड़ जा, चल पड़, तू यहाँ से, वो चल पड़ेगा। और उसके कैमरे से आपको दिखाई दे रहा है वो क्या देख रहे हैं। आपका टारगेट है, एम्बुलेंस कर ले, निशाना ले, वो निशाना ले लेगा अपनी कैलकुलेशन से। वो ठोक दे गोली तो गोली ठोक देगा। ये अभी था ना, ये कौन सा वो, इसराइल ने अभी वो एक वो मारा था वहां पर, है ना, तो उसी से मारा था उन्होंने, उस रोबोट से। हेलीकॉप्टर के रूप में था वो छोटा रोबोट, जैसे अपने ये मूवी कैमरे वगैरह शादी ब्याह में यूज करते हैं, ऐसा वो ड्रोन। हाँ, तो ड्रोन ने ठोका था उसको। वो ड्रोन को देख के आगे भाग रहा है वो, है ना। वो ड्रोन कहाँ तक जा रहा है, वो कंट्रोल कहाँ से हो रहा था, तेल अवीव, तेल अवीव, इसराइल जो आर्मी का हेडक्वार्टर, वहां से वो लोग उसको कंट्रोल कर रहे थे। तो बोलो अब क्या फर्क रह गया। अच्छा फिर अब अपन थोड़ा सा पुनर्जन्म की तरफ चलेंगे। जब ये चीजें मानव ने इस स्तर पर कर ली है, ये सारी चीजें संभव है ना, तो आप इसको ये कैसे नकार सकते हो। हाँ, कि जी नहीं 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 नहीं, पुनर्जन्म तो नहीं होगा, नहीं जी नहीं। ये कर रहे हैं ना, कितने एक बनाओ आप है, एक रोबोट बनाओ, अगर उसमें आपने मैसेज डाल दिया कि इसकी ना डबल कॉपी कर दो, तो वो दो बढ़ा देगा, पांच कॉपी कर दो तो पांच बढ़ा देगा, मर्जी हो उतना बनाओ ना आप। और किसी भी स्टैंडर्ड का बनाओ आप। और जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतनी डेवलपमेंट हो, वैसे तो हो गई है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस अगर हटा देंगे, है ना, तो वो खुद अपने आप ही निर्णय लेंगे वो। फिर उनको एक बार स्विच ऑन करके छोड़ दिया जाएगा, है ना। और क्या नाम, वो वो अपने आप ही निर्णय, जैसे अज्ञात कोई बिल्डिंग की रखवाली के लिए किसी को छोड़ रखा है, उस रोबोट को हाथ में उसके स्टेन गन है ना, तो अपने आप ही फैसला करेगा, कुत्ता आ गया, आदमी आ गया, और उसको पहचानना है। और उसका मूड हो गया खुद ही कि आज यार ये इतने दिन अपन ने कुत्ते कुत्ते ठोके, आज इस आदमी को ठोक के देखते, वो ठोक देगा, आदमी को ठोक देगा। और अपने इंडिया में भी काफी डेवलपमेंट हो चुकी है इसकी। अभी अपना जो चंद्रयान गया था 3, तो आपको पता है क्या कि उसमें क्या सिस्टम था। वो सब भगवान को बैठे, जो अपने जो इसरो के जो चीफ थे, वो सब तिलक छापे मेरी तरह करके सब भगवान को वो करके आए थे कि आज यार उसको लैंड करवाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है ना, अगर यहाँ पर अपन पृथ्वी पर रह के उसको अपन कमांड करेंगे, तो वो दूरी यहाँ से वो मैसेज जाएगा। फिर उस कमांड ऑपरेट हुई या नहीं हुई है तभी तुम्हें पता लगेगा। इसमें कोई परिवर्तन भी करना है क्या, दायां बायां भी करना है क्या, उसको एक बार हवा में उसको लटकाना है या जमीन पर लैंड करवाना है, तो उसमें 3 सेकंड का टाइम लग जाता है। तो आप यहाँ से मैसेज करते हो ना कई बार, थोड़ा सा, जैसे अमेरिका से आपने मैसेज किया है और यहाँ पर आप के पास मैसेज आ गया, मान लो व्हाट्सएप पे फोटो आ गई, तो आप उस मित्र से बोलो कि तू ना तेरी उसकी स्क्रीनशॉट भेज, यानी कितने टाइम पर तेरे से यहाँ से रिलीज हुआ ये, ठीक है ना। और कितने टाइम, फिर आपके पास तो आपका है ही, आप उसको फोटो भेजो, दोनों में टाइम डिफरेंस आएगा। 1 सेकंड का भी हो सकता है, आधे सेकंड का भी हो सकता है, 2 सेकंड का भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कुछ तो वेव्स, हालांकि ये दूरी कम है तो वहां से जो मैसेज आने में तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसका जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, वो उसको प्रोसेस करता है। तो उसमें उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी उसकी डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड वगैरह है, वो सारी चीज उस पर निर्भर करती है, तो टाइम गैप आ जाएगा। तो अपने वैज्ञानिकों के सामने ये समस्या थी कि भाई 25 किलोमीटर जब वो चांद की सतह से ऊपर पहुंच जाएगा ना, तब तब उसको अपन पृथ्वी से कंट्रोल करेंगे, चंद्रयान 3 को। और उसके बाद में यहां से पहले ही प्री फेड डाटा उसके अंदर थे कि 25 किलोमीटर के बाद में ना 3 सेकंड का गैप आएगा, अगर अपने यहां से उसको कंट्रोल करें 3 सेकंड में, तो जो चंद्रयान 2 वो 2 किलोमीटर ऊपर के बाद में वो कंट्रोल नहीं हुआ तो वो खत्म ही हो गया था, ऊपर से गिरा 2 किलोमीटर धड़ाम से, चकनाचूर हो गया वो। तो फिर वो सारा खत्म ही हो जाएगा, तब उसको ऑटो पायलट पर कर दिया जाता है। तो चंद्रयान 3 में जो अंदर जो कंप्यूटर लगा हुआ था ना, वहां उसको 25 किलोमीटर पर जब वो चक्कर लगा रहा था ना, तब उसको लास्ट कमांड दे दी गई थी कि अब भैया तेरा निर्णय है ना, तेरे को खुद ही करना है, कितनी स्पीड से नीचे उतरना है, जगह भी तेरे को ढूंढनी है, सारी चीजें ना तेरे को ही करनी है। हम तो यहाँ पर बस भगवान राधे रानी कल्याण करना प्रार्थना ही कर सकते हैं, अपने पास यहाँ से कंट्रोल करने का ना अब वो सीमा वो चली गई है, समझ गए ना। तो पिछली बार वो ऐसे ही वो उसके उसमें गणना में कहीं गड़बड़ हो गई, वो 2 किलोमीटर ऊपर से नीचे धड़ाम से आया था, वो 25 से 2 किलोमीटर तो सही सलामत आ गया था, सिग्नल आ रहे थे अपने पास में कि यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, बस वो अपने उस वो सिग्नल भेज रहे हैं ना, वो एक दो सेकंड के बाद में अपने पास पहुंच रहे हैं, तो अपने पास समाचार मिलते रहते हैं यहाँ सही सलामत चल रहा है। और उसके बाद वो धड़ाम से वो नीचे वो गिर गया, वो चकनाचूर हो गया, उसका सिस्टम चकनाचूर हो गया, मैसेज आने बंद हो गए, मैसेज आने बंद होते हैं, यहाँ वैज्ञानिक समझ के कभी खत्म हो गया वो।
अब वो कुछ नहीं बचा इसमें। तो उन्होंने दोबारा प्रयत्न किया, फिर 3 साल बाद उन्होंने दोबारा छोड़ा। तो यहाँ पर भी फिर वही हुआ। तो मैं तो खुद लाइव देख रहा था उस दिन। मेरे को तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो मैं वो देख रहा था। तो जैसे वो 25 किलोमीटर के बाद में उसकी स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, चक्कर लगा रहा है, और वो धीरे धीरे नीचे भी आ रहा है। वो स्पीड वगैरह सारी ऐसी कैलकुलेटेड है कि ये जमीन तक पहुंचेगा ना, तब ये चंद्रमा के इतने चक्कर लगा देगा, लास्ट जब जमीन टच करेगा ना, तो बिल्कुल अपने को वर्टिकल 50 मीटर या 100 मीटर के बाद में तो वर्टिकल ही उसको नीचे उतारना है, सीधा करके एकदम। पहले वो चक्कर लगाते समय थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा होता है, वहां से वो आता है, तो वो पॉइंट भी वहीं पहुंचना चाहिए जैसे साउथ पोल पर अपन ने चंद्रमा पर उतारा था। तो वो सब पहले से प्री कैलकुलेटेड डाटाज होते हैं, उसके हिसाब से वो सारा उसमें वो फीड किया गया था। तो वो नीचे आता गया आता गया 165 किलोमीटर पर आकर ना, फिर वो हॉवरिंग बोलते हैं, हवा में ऐसे अधर लटक जाना, जैसे वो शादी ब्याह में रिमोट वो जो ड्रोन है वो कई बार हवा में खड़ा रह जाता है और फोटो खींचता है, कई बार चल पड़ता है आगे पीछे, वो उसका जो ऑपरेटर है वो उसको ऑपरेट करता है। तो वैसे ही उसे वो कब अब वो खुद ही निर्णय ले रहा है। तो 165 मीटर ऊपर बजा के हॉवरिंग की उसने, यानी अब उसने देख लिया भी जहां पर मेरे को उतरना है ना, वहां पर कोई बड़ा गड्ढा तो नहीं है। मैं जब उतरूंगा तो मेरी 4 टांगे हैं, तो कहीं 2 टांग गड्ढे में चली गई तो मैं तो गिर जाऊंगा। मैं गिर जाऊंगा तो हो सकता है कैमरे पर मेरी मिट्टी लग जाए, या आगे मेरा सिस्टम है ना, वो सही ढंग से काम नहीं करे। और तो उसने ऊपर से ओवरिंग करके ना और सही चारों तरफ घूम के ना पूरा अंदाजा लगा लिया। अभी 20-20 मीटर दोनों तरफ है ना, त्रुटि अगर मैक्सिमम होएगी तो इधर 20 मीटर इधर जा सकता है, 20 मीटर इधर जा सकता है, तो इतने में कोई गड्ढा नहीं है और बिल्कुल साफ जगह है ना। तो हम जैसे लोगों ने तो जैसे ही वो होवरिंग का आया ना, होवरिंग का आते ही उसने 1-2 सेकंड लगाई और फिर वो टीवी पर होवरिंग कंप्लीट, और नाउ इट स्टार्ट डिसेंडिंग। अब वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया 25 मीटर से, वो धीरे धीरे आ रहा है बाद में 2-2 4-4 मीटर ऐसे करके नीचे बिल्कुल सुरक्षित अपने हिसाब से। तो हम लोगों ने तो उसी वक्त तालियां बजा दी थी जो इन चीजों को समझते थे कि अब कोई खतरा नहीं है। लास्ट इसकी ऑब्जर्वेशन है ना, वो इसने जांच कर ली, यानी अभी तक इसका पूरा सिस्टम सही है, और नीचे खिसकना शुरू कर दिया। इसका मतलब जो इसको टारगेट था ना वो मिल गया कि यहाँ पर है ना भूमि बिल्कुल समतल है, सुरक्षित उतर सकता है ना। और उसके बाद में 1 या 1.5 सेकंड बाद में तो वहीं पर भी तालियां बज गई थी, यहाँ पर भी तालियां बज गई थी, और वहां से लास्ट मैसेज आ गया था भी चांद की सतह पर जी सुरक्षित उतर गया है वो। और वो अपने जो इसरो के चीफ थे, उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री जी, वी आर ऑन द मून, कि हम चांद पर पहुंच चुके हैं। वो भी एक बहुत ही रोमांचकारी क्षण था, समझ गया ना। तो इतने स्तर पर टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है अपने इंडिया में, अपने इंडियन साइंटिस्ट ही इतने यहाँ तक पहुंच गए। तो जो पुनर्जन्म की अब जो आप वाली जो स्थिति है ना, प्रश्न है कि जी जीवों में हम कैसे उत्पन्न होएंगे, किसी योनि में अपन कैसे, जिसको अपन जीव बोलते हैं उसमें अपन कैसे उत्पन्न होएंगे। तो उनका जो 3D इमेजिंग वाला जो फैक्ट्री भगवान ने बनाई है, उस माता का गर्भ है वो, जिसमें वो जीव उत्पन्न होता है। तो वहां पर वो पूरी जैविक चीजें मिलेंगी, वैसे ही कोशिकाएं, वैसे ही उसके हाथ पैर नाखून, अगर कुत्ते के रूप में पैदा हो रहा है तो वैसे ही उसका मतलब कान वान और पैरों के नाखून वगैरह और सारी वो समझ वगैरह वैसे की वैसी आएगी वो। ठीक है ना। तो इस टेक्नोलॉजी से आप ये समझ लो कि वो चीज जो अपन ने एक मैसेज के रूप में यहां से भेजी है ना, वो आप वैसे की वैसी बिल्कुल जीव की तरह नहीं, लेकिन वो निर्जीव भी जीवों की तरह, जैसे रोबोट है वो, और उसमें अपने स्वयं विवेक बुद्धि डाल दी तो एक जीवित मानव की तरह ही है वो। बस वो हमारी तरह रोटी पानी नहीं खाता, उत्सर्जन नहीं करता, बाकी उसको भी भोजन के रूप में ना चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी, उसकी भी लाइफ होएगी हमेशा, वो भी काम नहीं कर पाएगा। उसके भी जो जितने भी अंग प्रत्यंग है ना, धीरे धीरे सारे डिके होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे अपने मोबाइल है पुराने वाले का, यार अब ये काम नहीं कर रहा, अब इसका वो पुराना मॉडल हो गया जी, अब इसकी बैटरी नहीं मिल रही है या बैटरी खत्म होगी, ये सारी चीजें हूबहू। तो इससे ना आपको पुनर्जन्म वगैरह इत्यादि सारी चीज समझने में आसानी हो जाएगी। थोड़ा टॉपिक लंबा हो गया, फिर ज्यादा आपको कुछ सोचने का टाइम भी मिलना चाहिए ना। तो धन्यवाद। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और क्या नाम शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।